नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास गणित के एक टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के जो सूत्र है उन पर आधारित है कि इस टॉपिक में जो जो सूत्र बनते हैं उन सारे सूत्रों को मैं एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा समझाने का और याद कराने का प्रयास करूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन यह टॉपिक है। इस टॉपिक में जो 3D आकृतियां, ठोस आकृतियां हैं जिनकी 3 विमाएं होती, उन आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उन आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां हैं तो उनमें सबसे पहले आकृति है घनाभ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ में कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, एक बार पहले घनाभ को समझ लेते हैं कि घनाभ किस तरीके से है। घनाभ के अंदर 3 विमाएं होती है। घनाभ जस्ट एक कमरे के समान होता है, जैसे कोई अपना रूम है उस रूम की तरह ही एक घनाभ है। ये घनाभ का चित्र इस तरीके से बनता है। ये एक 3D आकृति है। इसको षटफल की ठोस भी बोलते हैं कि इसमें 6 फलक होते हैं टोटल। षटफल की ठोस 6 फलक होंगे। प्रत्येक फलक जो होता है वो एक आयत होता है। घनाभ के अंदर 6 फलक हैं। प्रत्येक फलक जो होता है वो एक आयत होता है। प्रत्येक फलक, तो टोटल घनाभ के अंदर 6 फलकें होती हैं। इसकी 3 विमाओं में ये एक विमा लंबाई, ये एक इसकी विमा चौड़ाई और ये इसकी एक विमा ऊंचाई। तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये एल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब है चौड़ाई और एच का मतलब है ऊंचाई। ये 3 विमाएं हैं घनाभ की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 6 फलक होगी टोटल इस घनाभ के अंदर। अगला, घनाभ की जो आकृति है, इस आकृति के अंदर फलक टोटल जो होते हैं वो होते हैं 6। और ये जो है भुजा, इस भुजा को बोलते हैं कोर या भुजा या किनारा। तो इसमें भुजाओं की संख्या या किनारों की संख्या या कोरों की संख्या पूछे तो 4 ये 8, 4 ये टोटल 12। भुजा, कोर या किनारे, किनारों की जो संख्या होती है वो होती है 12। फलक होते हैं 6। इसके बाद विकर्ण, घनाभ के अंदर टोटल 4 विकर्ण होते हैं। टोटल 4 विकर्ण होते हैं। इसके अलावा घनाभ के अंदर शीर्ष, जिसको आप बोलते हैं कोने, शीर्ष या कोने, ये होते हैं 8। 8 शीर्ष, 4 विकर्ण, 6 फलक और कोर, भुजा या किनारों की संख्या कितनी है तो 12 है। ये घनाभ के अंदर कुछ मोस्टली चीजें हैं जहां से आपको प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। इसके बाद आते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूलों में सबसे पहले आप एक फलक का फॉर्मूला देखते हैं। एक फलक, टोटल 6 फलकों में से 3-3 के सेट में होती है। एक फलक ऐसी होगी जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई होंगे, एक ऐसी फलक होगी जिसके अंदर चौड़ाई और ऊंचाई होंगे, और एक ऐसी फलक होगी जिसके अंदर लंबाई और ऊंचाई होंगे। अल्टरनेट फलकें होगी, एक फलक लंबाई चौड़ाई, एक चौड़ाई ऊंचाई, एक ऊंचाई लंबाई। ये टोटल 3 फलकें, और 3 इनके जैसी और होती है, मतलब आमने सामने की 2 फलकें जो होती है वो बराबर होती है। जैसे ये इस साइड की फलक है इसके समान, इस फलक के समान ये फलक है, तो आमने सामने की 2 फलकें जो होती है वो एक जैसी होती है। टोटल जो फलक बनेगी वो 6 बनेगी, लेकिन उसमें 2 एक जैसी होती है। अब प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, जैसे आप इस फलक का क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो होगा लंबाई गुणा ऊंचाई। ये 3 फलक है जो अलग अलग प्रकार की, इनका क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब दोनों विमाएं गुणा होगी। इसमें लंबाई चौड़ाई है, चौड़ाई ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई
लंबाई है टोटल। अब इसमें क्षेत्रफल में पहला जो आता है वो आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। टोटल 6 फलकों का क्षेत्रफल लेना होता है। ये तीनों का ले लिया जो अभी अपन ने लिखी थी, ये एक ये और एक ये, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 फलकों का हो जाएगा, और इसका दुगुना करेंगे तो 6 फलकों का हो जाएगा। अब ये कि ये 3 और फिर ये 2 गुणा कर लिया, कितना हो गया 6। तो ये 6 टोटल फलकों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 दीवारों का मतलब 2 फलक को छोड़ देनी, शेष 4 फलकों का लेना। 4 साइड की दीवारें लेनी है, 2 कौन सी छोड़ दी, एक छत को एक फर्श को, इन दोनों को छोड़ के शेष 4 फलकें बच की, और उन चारों का क्षेत्रफल ये है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल के जो सूत्र है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक जो आयत बन रहा है उसका परिमाप है। आयताकार कमरा है, जैसे उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कमरे का परिमाप गुणा ऊंचाई। इससे भी किया जा सकता है, कमरे के परिमाप को ऊंचाई से गुणा करें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है आयतन का। घनाभ का आयतन, इसमें तीनों विमाएं गुणा होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है विकर्ण का। विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये विकर्ण। अब इन चीजों में ये कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है टोटल 6 फलक है उनका क्षेत्रफल। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब 4 जो फलक बचेगी उनका। आयतन का मतलब होता है कि उसके अंदर जगह कितनी है, वो कितनी जगह घेरे हुए है। ठोस आकृति है तो उस ठोस आकृति का टोटल जो द्रव्यमान है वो होता है आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और विकर्ण का मतलब होता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जैसे ये घनाभ है, इसमें एक शीर्ष से सामने की शीर्ष तक, जैसे इस शीर्ष से ले रहे हैं तो सामने उस शीर्ष तक, और इस शीर्ष से लेंगे तो सामने इस शीर्ष तक, ये विकर्ण होंगे। ऐसे ही 2 इधर से होंगे 2 इधर से होंगे। टोटल जो इसमें कितने विकर्ण होंगे 4। चारों लंबाई में बराबर होते हैं और विकर्ण का फॉर्मूला ये रहता है। अब इसके बाद घनाभ में 2 और प्रश्न बनते हैं जहां फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का बीजगणित का। इस फॉर्मूले का घनाभ में यूज ये होता है कि ए बी सी की जगह यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखें एल बी एच, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 गुणा एल गुणा बी गुणा एच और प्लस एच गुणा एल। ये इस तरीके से बनेगा। अब ये घनाभ की तीनों विमाओं का योग है, तीनों विमाओं का योग, तीनों विमाओं का योग एल बी एच मतलब तीनों विमाओं के योग का यदि स्क्वायर करते हैं तो बराबर ये, इसके ऊपर रूट होता तो विकर्ण होता, रूट नहीं है मतलब ये विकर्ण का भी स्क्वायर है, ये विकर्ण का स्क्वायर, तीनों विमाओं के योग का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर प्लस ये जो आ रहा है ये क्षेत्रफल है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके साथ में ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला बनता, इस पर आधारित डायरेक्ट प्रश्न आता। तीनों विमाओं का योग और उसका स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, ये 2 दिए हो या ये 2 दिए हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण का स्क्वायर दिया और तीनों विमाओं के
योग का पूछ लिया जाए तो ये ज्ञात किए जा सकते हैं इन तीनों में से। ये एक मोस्टली फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला आता है कि यदि तीन फलकें जो अलग अलग बनी थी, घनाभ में तीन फलकें, जैसे एक लंबाई गुणा चौड़ाई थी, एक चौड़ाई गुणा ऊंचाई थी, एक ऊंचाई गुणा लंबाई थी, यदि इनका क्षेत्रफल दे रखा हो कि तीन पारस्परिक फलकों के क्षेत्रफल एक्स वाई और जेड हो, घनाभ की तीनों पारस्परिक फलकों का क्षेत्रफल यदि एक्स वाई जेड हो और आपको घनाभ का आयतन पूछे, तो जो आयतन का सूत्र है वो इससे बनता है। एक बार अपन ज्ञात कर लेते हैं बनता कैसे। L गुणा बी, एक फलक है इसका क्षेत्रफल x दिया हुआ है, b गुणा h एक फलक है इसका क्षेत्रफल y दिया हुआ है, और h गुणा l एक फलक है और इसका क्षेत्रफल z दिया हुआ है। यदि इन तीनों समीकरणों का गुणा करें तो उस पक्ष में लंबाई का स्क्वायर गुणा चौड़ाई का स्क्वायर गुणा ऊंचाई का स्क्वायर आएगा, और बराबर इस पक्ष में x y z आएगा। स्क्वायर कॉमन लेके बराबर से इधर पक्षांतरण कर दें तो रूट हो जाएगा, इधर हो जाए l गुणा b गुणा h बराबर हो जाएगा रूट एक्स वाई जेड। अब ये तीनों विमाओं का गुणा का मतलब हो गया आयतन। तो तीन पारस्परिक फलकों का क्षेत्रफल यदि एक्स वाई जेड हो तो घनाभ का जो आयतन होता है वो रूट एक्स वाई जेड होगा। घनाभ की तीन पारस्परिक फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हो तो घनाभ का आयतन बराबर रूट एक्स वाई जेड होता है। ये इस तरीके से फॉर्मूला भी बनता है। यह एक्स वाई जेड है तीन पारस्परिक फलकों का क्षेत्रफल, मतलब अलग अलग तीनों का। इसके बाद घनाभ में आता है एक और फॉर्मूला कि घनाभ कोई खोखला घनाभ है और वो एक मोटाई की लकड़ी का बना हुआ है और आपको इसके अंदर लगी लकड़ी का आयतन पूछे, इस घनाभ में कितनी लकड़ी लगी हुई है, खोखला है, इसके अंदर से खोखला है मतलब, और लकड़ी की मोटाई दे रखी है। यदि विमाएं एल बी एच हो और इसकी मोटाई दे रखी हो, इसके साथ में डी, मोटाई डी दे रखी हो, तो आप इस लकड़ी का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए ये होगा कि बाहरी घनाभ का आयतन माइनस भीतरी घनाभ का आयतन। जैसे कोई ठोस पदार्थ का बना है तो घनाभ में जो पदार्थ लगा है उस पदार्थ का आयतन जिसका ये बना हुआ है उसका आयतन ज्ञात करने का प्रश्न आता है। तो ये होता है कि बाहरी घनाभ का आयतन, बाहरी घनाभ का आयतन माइनस भीतरी घनाभ का आयतन, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। बाहरी घनाभ के आयतन में से भीतरी घनाभ का आयतन यदि घटा लिया जाए तो इसके अंदर लगी लकड़ी या लोहा, जो पदार्थ जिसका बना है, उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। बाहरी घनाभ का आयतन तो बाहरी विमाएं आपको दे रखी होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इससे आ जाएगा। अब मेन बात यह है कि भीतरी घनाभ का जो आयतन है ये आएगा कहां से। भीतरी घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए बाहरी विमाओं में से मोटाई का 2 गुना घटा लिया जाता है। कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है तो इधर 1 सेंटीमीटर कम होगा, इधर भी 1 सेंटीमीटर कम होगा। प्रत्येक विमा में से जो मोटाई है उसका दुगुना कम हो जाएगा। तो यहाँ जो आएगा वो L माइनस 2D ये होगी लंबाई, B माइनस 2D ये होगी चौड़ाई, और H माइनस 2D ये होगी ऊंचाई। जो अंदर है उसका 2D मतलब जो मोटाई है उसका दुगुना घटा लिया जाए। लंबाई में से दुगुना घटाएंगे, चौड़ाई में से भी दुगुना घटाएंगे, और ऊंचाई में से भी दुगुना घटाएंगे। मोटाई का दुगुना घटा लेंगे तो भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी, और यहाँ से आयतन में से आयतन घटाएंगे तो इसमें जो पदार्थ, जो द्रव्य, जो लोहा, लकड़ी, ठोस, कोई भी पदार्थ जिसका बना है उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। ये घनाभ के टोटल इतने ही फॉर्मूले बनते हैं। इसके बाद आता है घन। घन का आयतन, घन के आयतन में घनाभ समझ में आ गया तो घन आसान सा हो गया। घनाभ और घन में ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि घन में तीनों विमाएं जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है और इसको भुजा ए लिखा जाता है। घन की भुजा ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है।
इसका मतलब ये हुआ कि घन का जो प्रत्येक फलक है, घन का प्रत्येक फलक अब आयत ना होकर वर्ग होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो आपस में बराबर है। तो घन में प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, फलक वो भी इसमें भी 6 ही होंगे। और एक वर्ग का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और एक फलक का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब इस तरीके से आप घन की कितनी फलकों का क्षेत्रफल लेना चाह रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है टोटल 6 फलकों का क्षेत्रफल, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 6 फलकों का 6 गुणा भुजा स्क्वायर। उसके बाद यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यदि घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे तो 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 फलक है और 4 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद घन का आयतन, आयतन में तीनों भुजाएं गुणा होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों भुजाएं भुजा ए है, तो ये हो जाएगा आयतन भुजा क्यूब। और फिर आता है विकर्ण, और घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा √3। ये घन के फॉर्मूले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। ये घन के अंदर इतने ही फॉर्मूले बनते हैं। घन में एक चीज का ध्यान रखना कि घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो एक वर्ग होता है, और घनाभ में जो होता है वो प्रत्येक फलक एक आयत होता है। उसमें दो अलग अलग विमाएं होती है, इसमें इक्वल विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। ये है घन। अब इसके बाद घन में एक प्रश्न आता है कि एक ठोस घन है और उसको पिघलाकर कुछ नए घन बनाए जाते हैं, तो उसमें तो दो घन होते हैं, जैसे एक कोई बड़ा घन है और उसको पिघलाकर कोई छोटा घन बना रहे हैं, बड़ा घन और छोटा घन। बड़े घन की भुजा जैसे मान लेते हैं कैपिटल ए, छोटे घन की भुजा मान लेते हैं स्मॉल ए। अब ये है कि आपको इसमें ये पूछा होता है कि टोटल कितने घन बनेंगे, घनों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार प्राप्त घनों की संख्या, घनों की संख्या ये होती है कि आपको बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग देना है। बड़े घन का आयतन उसकी भुजा ए क्यूब, और बटे में छोटे घन की भुजा जैसे ए है तो ये ए क्यूब। आयतन में आयतन का भाग देना है तो घनों की संख्या आएगी। बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग दे दो। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ईंटों की संख्या, एक दीवार का माप दे रखा हो, ईंटों की संख्या क्या होगी, तो वहां आपको आयतन में आयतन का भाग देना है। इसके बाद फॉर्मूले आते हैं बेलन के। ये बेलन, ये बेलन की ऊंचाई h और ये बेलन की त्रिज्या r। बेलन का जो आधार होता है वो एक सर्किल वृत्त, इसमें दो वृत्त होते हैं, एक इधर और एक इधर। ये बेलन का आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। आधार एक वृत्त होता है और टोटल इसमें दो वृत्त होते हैं, और इन दो वृत्तों को छोड़कर शेष जो रोलिंग पार्ट, रोलिंग भाग है, उसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये रोलिंग भाग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके साथ में दो यदि वृत्तों का शामिल क्षेत्रफल शामिल कर लें तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। बेलन का आधार क्या होता है, तो वृत्त होता है, और इस आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसमें बेलन के अंदर दो तीन चीजें, एक तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल रोलिंग पार्ट ही शामिल है, इसके अंदर वृत्त को शामिल नहीं किया जाता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बेलन को खोलेंगे तो ये एक आयत बनेगा। बेलन को खोलने पर एक इस तरीके से आयत बनेगा यदि इसको खोल दिया जाए तो। और इसमें जो ये परिधि है वो इस भाग में आ जाएगी और ऊंचाई है जो इसमें आ जाएगी। ये एच एन, ये परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, मतलब इसकी लंबाई 2πr होगी। ये परिधि है वृत्त की, वो इस तरीके से आ जाएगी, ऊंचाई ऐसे आ जाएगी।
अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इस आयत का क्षेत्रफल लेना है, और इस आयत का क्षेत्रफल ये लंबाई, ये ऊंचाई, मतलब चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 2πr, चौड़ाई है h। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में दो वृत्तों को शामिल किया जाता है, और दो वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दो वृत्तों का 2πr², इसके साथ में 2πr² जोड़ देंगे, 2πrh, इसके साथ में 2πr²। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ये होता है कि 2πr कॉमन आ जाएगा, शेष इसमें बचेगा h और इसमें बचेगा r, 2πr और h प्लस r या r प्लस h लिख लो। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है बेलन का आयतन। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस तरीके से बेलन का आयतन ज्ञात किया जाता है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और गुणा में ऊंचाई h। तो ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला आएगा πr²h। ये बेलन का आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीन फॉर्मूले बनते हैं बेलन के अंदर। अब इसके बाद में आता है कि खोखला बेलन। ये ठोस बेलन था, खोखला बेलन। ये इस तरीके से, ये है खोखला बेलन। खोखले बेलन के अंदर का भाग खाली होगा, जैसे घनाभ में देखा था वैसा ही इसमें कि अंदर का भाग खाली होगा, और इसमें दो त्रिज्याएं होगी। एक आंतरिक त्रिज्या जिसको स्मॉल r से लिखेंगे, और एक बाह्य त्रिज्या जिसको अपन लिखेंगे कैपिटल R से, या r1 r2 से लिख सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल R से लिख सकते हैं। बाहरी त्रिज्या कैपिटल R, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r। यह है खोखला बेलन। खोखला घनाभ था, वैसे ये खोखला बेलन है। अब खोखले बेलन में दो तीन चीजें आएगी, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। खोखले बेलन में एक तो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है आयतन का। खोखले बेलन में आयतन किसका पूछेगा? जिस पदार्थ या जिस द्रव्य का बेलन बना हुआ है, मतलब उसके अंदर का भाग तो खाली होगा, जिसका बना हुआ है उसको बोलेंगे, उस द्रव्य या पदार्थ के आयतन को ज्ञात करने का यदि बोलते हैं तो ये जो आयतन आता है खोखले बेलन का, खोखले बेलन में आयतन का मतलब है उसमें लगे द्रव्य का आयतन, और उस द्रव्य या पदार्थ का जो आयतन होता है उसमें यह कि बेलन के बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा लिया जाए। बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बाद में वैसे याद रखना होता है। तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है और बेलन का आयतन होता है πr² माइनस आंतरिक πr²। ऊंचाई तो सेम है, त्रिज्याओं का अंतर है। बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है। ये आयतन घटाएंगे तो ये खोखले बेलन का आयतन आएगा। अब इसमें दोनों में से πh कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा r² माइनस r², कैपिटल R स्मॉल r। ये खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला πh r² माइनस r², बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में आता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जो बाहरी भाग है वही है। अब इसके साथ में आंतरिक भाग में भी आ जाएगा। रोलिंग पार्ट दो होंगे, बाहर का भी होगा और अंदर का भी होगा। अंदर से खोखला है तो दो इसके पार्ट होंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होंगे, एक बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी लेंगे तो 2πRh, वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला ये होता है 2πRh होता है। यहाँ त्रिज्या बाहरी लेंगे तो कैपिटल R, और फिर आंतरिक 2πRh, आंतरिक स्मॉल r। इसमें भी ये कि 2πh कॉमन, शेष बचेगा r प्लस r। तो ये इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ में भी दो होंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय होगा, बाहरी भी होगा, दोनों को जोड़ के खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह लिखा जाता है। अब इसके साथ में आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार मैं चित्र वापस बनाता हूं। बाहरी त्रिज्या वही कैपिटल आर है और स्मॉल त्रिज्या भीतरी त्रिज्या है जो, और इसकी जो ऊंचाई है वो h, ऊंचाई सेम रहेगी। अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में जैसे वृत्त का क्षेत्र, दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ते, लेकिन यहाँ दोनों वृत्त पूरे नहीं हैं, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ही नहीं, क्योंकि ये भाग खोखला है। यहाँ केवल एक वलय का क्षेत्रफल ही है, दोनों साइड दो वलय है। वलय इस तरीके से सकेंद्रीय वृत्तों से बनती है, इसको बोलते हैं वलय। ये भाग है, अंदर से तो खोखला, तो दोनों तरफ इस तरीके से, तो ये दो वलों का क्षेत्रफल इसमें शामिल करते हैं यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो आपका जो आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और इस वलय का क्षेत्रफल मतलब दो वृत्त है सकेंद्रीय वृत्तों में, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये एक वलय का क्षेत्रफल आएगा। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल का घटा लेते हैं, तो ये वलय का। अब ऐसी दो वलय हैं तो इसको दो से गुणा कर लो, तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में आपको जोड़ना है, जिससे आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वलय का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय प्लस दो वलय। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वलय के क्षेत्रफलों को शामिल करना है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसने पहले अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, 2πh और r प्लस r, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इससे पहले अपन ने फॉर्मूला लिखा, ये 2πh r प्लस r, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसके साथ में दो वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ना है, 2πh r प्लस r, दो वलय का, वृत्तों का नहीं सर, दो वलय का क्षेत्रफल, और ये दो वलयों का क्षेत्रफल है। ये आएगा 2π r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनेगा खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसको थोड़ा सा आगे और अलग करके मतलब लिख भी सकते हैं, दोनों में कॉमन आएगा 2π। अब 2π कॉमन लेते हैं, इसके साथ में थोड़े से टुकड़े करें तो एक और कॉमन आ जाएगा, ये 2πh r प्लस r है, इसके साथ में 2π, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। या इसको लिखना है r प्लस r और r माइनस r, ये इस तरीके से। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है 2π r प्लस r, ये दोनों में कॉमन है। शेष बचे को अलग से लिख लें, शेष इसमें से जैसे 2π कॉमन आ गया, r प्लस r कॉमन आ गया, केवल बचेगा h, प्लस इसमें से 2π r प्लस r आ गया, ये बचेगा r माइनस r। तो ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π r प्लस r, फिर h प्लस r माइनस r, ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने आज 3 ठोस आकृतियां पढ़ी हैं, उसमें पहली आकृति है घनाभ, दूसरी घन, और तीसरी है बेलन, और बेलन के साथ में खोखला बेलन भी है। तो ये जो कुछ आकृतियों के अपन ने पढ़े हैं, और बाकी के अपन अगली क्लास में इन फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। फॉर्मूलों को पढ़ने का मतलब केवल फॉर्मूले लिख नहीं रहे,
फॉर्मूलों को विस्तार से अपन समझ रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए और उस पर आधारित कोई भी प्रश्न आए फिर उसमें गलत ना हो। बाकी के फॉर्मूले अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।